बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान की जो पहली आपके सिलेबस में दे रखी हैं दोनों यूनिट, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राजनीति विज्ञान में सबसे पहले अर्थ, प्रकृति, दायरा और दृष्टिकोण। तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य क्या होता है, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार, वैधता। कारण ये है कि ये पढ़ने के बाद ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए, राज्य राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, स्टेट जो लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है। ठीक है, राज्य के लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे आप पढ़ेंगे ग्रीक और यूनानी काल, उसमें राज्य को पोलिस कहा गया है। रोमन काल में राज्य को रेस पब्लिका कहा गया है। और आधुनिक काल में राज्य जो शब्द हैं वो मैकियावली ने 1513 में अपनी बुक द प्रिंस में द स्टेट शब्द का प्रयोग किया, जो आधुनिक रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए प्लेटो ने कहा कि राज्य मानव मस्तिष्क की उपज है। ध्यान रखना, यहाँ से सीधा स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, राज्य का निर्माण के समाज के संदर्भ में बताया है। ठीक है, बिना समाज के राज्य उद्भव संभव नहीं है। अरस्तु ने क्या कहा कि राज्य के लिए कैनियाना शब्द का प्रयोग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉक और रूसो राज्य के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और रूसो ने सिर्फ रूसो की बात कर रहा हूँ, उसने बॉडी पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया, ये राज्य के लिए। ठीक है, और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ, कौन सा कॉमनवेल्थ, और बोंदा ने रिपब्लिक शब्द, यानी कि ये राज्य के लिए प्रयोग किया गया है। राज्य के लिए कैनियाना समुदाय शब्द, बॉडी पॉलिटिक्स, कॉमनवेल्थ और रिपब्लिक, सबको इस जो विद्वान है इसके अकॉर्डिंग आपको मानना है। ठीक है, अब है राज्य की परिभाषा। तो गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, आरंभ व अंत राज्य से होता है। जी.आर. गैलेट ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे राजनीति विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। तो राजनीति का विज्ञान भी कहा जाता है किसको, राज्य को, ये जी.आर. गैलेट ने कहा। हिकिल ने कहा कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कौन है, राज्य है। और अरस्तु ने कहा परिवार एवं ग्रामों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर जीवन, ये कीवर्ड याद रख लेना, आत्मनिर्भर जीवन, अरस्तु से जोड़कर। ठीक है, लॉस की राज्य से तात्पर्य एक निश्चित स्थान पर सरकार व जनता के मध्य उचित समन्वय एवं उसकी सर्वोच्चता का भाव है। तो सर्वोच्चता का भाव निहित है लॉस की। और वुड्रो विल्सन ने कहा कि निश्चित स्थान पर कानून निर्माण की एक संस्था क्या होती है, राज्य होती है। मैक्स वेबर ने कहा कि ऐसी संस्था जो भौतिक बल के प्रयोग का एक अधिकार करती है। तो ध्यान रखना, भौतिक बल, ऐसे कीवर्ड याद रखना, मैक्स वेबर को जोड़ देना। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, निश्चित स्थान पर। ठीक है, और बर्नसली ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग, ये कीवर्ड याद रखना है, संगठित लोग, किसने कहा, बर्नसली ने कहा। ठीक है, अब राज्य के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। यदि जनसंख्या ही नहीं है तो राज्य किस बात का, यदि भूभाग नहीं है तो राज्य कहाँ होगा। तो ये है भौतिक तत्व, जबकि सरकार और संप्रभुता क्या है, आध्यात्मिक तत्व है। जो संप्रभुता है इसको आधुनिक एवं अनिवार्य तत्व माना गया है, यह नहीं है तो राज्य का अस्तित्व नहीं है। तो जनसंख्या प्लेटो के अनुसार 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, रूसी ने कहा नहीं, 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा न तो अधिक न ही कम, यानी कि 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और 1,000 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा है भूभाग। कुछ लोग भूभाग को आवश्यक नहीं मानते राज्य के लिए, जिन्होंने आवश्यक माना वो है वुड्रो विल्सन, गॉर्नर, बर्नसली, लॉर्ड एक्टन। जबकि भूभाग के लिए आवश्यक नहीं माना राज्य के लिए वो है डिग्वी, हॉल, सीले और विलोपी। तो ये समर्थक याद रखना, सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सरकार, गार्नर ने राज्य की इच्छाओं की पूर्ति कौन करती है, सरकार करती है। ध्यान रखना, ये गार्नर की परिभाषा है सरकार के। अब देखिए राज्य और सरकार में क्या डिफरेंस है। देखिए राज्य अमूर्त होता है, ठीक है, जबकि सरकार मूर्त होती है। सरकार आपको दिखती है कौन सी सरकार, बीजेपी है की है, कांग्रेस की, ऐसे। और राज्य स्थायी होता है जबकि सरकार अस्थायी होती है, बदलती रहती हैं। और ये मूल्यों पर आधारित, ये सैद्धांतिक होती हैं। ये एक रूपी होता है राज्य, जबकि सरकार तो बहुरूपीय होती हैं। और राज्य में भावनात्मक पक्ष होता है जबकि सरकार में स्थूलात्मक पक्ष होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। देखिए संप्रभुता, बिना संप्रभुता के राज्य अपूर्ण है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के ये सॉवरनेटिव से बना है।
जो लैटिन भाषा का सुपरनेट शब्द से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है ऐसा राज्य जो आंतरिक मामलों में क्या हो, सर्वोच्च हो, जबकि बाह्य मामलों में कैसा हो, स्वतंत्र हो। उसे हम कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता भी के सिद्धांत भी अलग अलग हैं, जैसे एक एकलवादी सिद्धांत, एक बहुलवादी। एकलवादी सिद्धांत कहते हैं कि राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में होनी चाहिए या एक संस्था में होनी चाहिए, लेकिन बहुलवादी कहते हैं नहीं, शक्तियों का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। जैसे आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका पढ़ते हैं, ऐसे ये कहते हैं शक्तियों का केंद्रीकरण हो, जबकि ये कहते हैं शक्तियों का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो। गांधी जी भी इसके पक्ष में थे। ठीक है, शक्तियाँ अधेय और अविभाज्य, ये कहते हैं नहीं, शक्तियाँ देय और विभाज्य होनी चाहिए। ये कह रहे हैं राज्य की सर्वोच्चता सत्ता स्वीकार की, जबकि इन्होंने अस्वीकार की, यानी कि सर्वोच्च जो है वो सत्ता है। ठीक है, अब देखिए एकलवादी सिद्धांत के कौन कौन समर्थक है, ये क्वेश्चन सीधा बनता है। जैसे बोंदा है, हॉब्स है, जॉन लॉक है, रूसो है। जबकि बहुलवादी के जॉन डिग्वी, मैकाइवर, कैब, मेटलैंड, लॉस्की। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखिए एकलवाद की 3 धाराएं या 3 रूप देखने को मिलते हैं। जैसे एक निरंकुश संप्रभुता मिलेगी आपको, एक राजनीतिक संप्रभुता मिलेगी, इसमें एक लोकप्रिय संप्रभुता मिलेगी। निरंकुश संप्रभुता में जो शासन शक्ति होती है वो एक व्यक्ति या एक संस्था में होती है, इसके समर्थक है हॉब्स और नेहार। जबकि राजनीतिक संप्रभुता में राज्य की विधायिका होती है या संसद हम कह सकते हैं, उसके समर्थक है जॉन लॉक। जबकि लोकप्रिय संप्रभुता में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के पास होती है, और ये इसके समर्थक है रूसो। अब देखिए राज्य के विकास का जो क्रम है कैसे हुआ, सबसे पहले कबीला राज्य बना, फिर प्राच्य राज्य यानी कि नदियों के किनारे जो छोटे छोटे नगर बनते हैं वो। ठीक है, फिर यूनानी राज्य, फिर रोमन राज्य, फिर सामंती राज्य, फिर आधुनिक राज्य। इसका क्रम के रूप में आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए 1848 में वेस्टफैलिया की संधि, कौन सी, वेस्टफैलिया की संधि के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसमें पोप की सत्ता को कम करके राज्य की सत्ता को स्वीकार किया गया कि राज्य की सत्ता होगी। ठीक है, कौन सी संधि, वेस्टफैलिया की संधि। प्रथम आधुनिक राष्ट्र राज्य कौन सा है, इंग्लैंड है, उसके बाद हंगरी बनता है। ठीक है, अब कुछ राज्य के सिद्धांत हैं जो आपके कोर्स में है, तो देखिए सबसे पहले है देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत में आपको पता है कि जो राजा होगा वो देवी सिद्धांत के अनुरूप कार्य करेगा, यानी कि राजा जो है ना देवता का प्रतिनिधि होगा। इसके समर्थक हैं जेम्स फिल्मर, यहूदी, लुई 14वां, मनु और गीता में दिखाए गए हैं। शक्ति और बल का सिद्धांत, यानी कि जिसके पास जितनी शक्ति होगी वही राजा बनेगा। जैसे वॉल्टेयर हैं, हिटलर हैं, नित्से हैं, डेविड ह्यूम में इसके समर्थक हैं। एक है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसके समर्थक है हॉब्स, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर। ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हॉब्स ने कहा कि जंगलों में रहने वाले लोगों में आपस में समझौता हुआ और समझौते के परिणाम स्वरूप ही राज्य का निर्माण हुआ, ऐसा हॉब्स कहते हैं। और रूसो ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि प्रकृति की ओर लौटो, बहुत ज़्यादा फेमस है। और हर्बर्ट स्पेंसर योग्यतम ही विजय हैं। ठीक है, और अगला सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, और इसका आप जानते हैं। और इसके समर्थक है हेनरी मैन, वुड्रो विल्सन, जॉन डिग्वी और सिज्विक। और मातृसत्तात्मक सिद्धांत क्या है, फ्रेजर मैक्लोनस। ठीक है, एक है ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत, यानी कि राज्य का जो निर्माण है 6 अवस्थाओं से हुआ, हमने पहले पढ़ा। जैसे कबीला राज्य, प्राच्य राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंती राज्य, आधुनिक राज्य। इसके समर्थक है सर हेनरी मैन, बर्गेस, मैकाइवर और फिल्मर। ठीक है, अब देखिए राज्य की प्रकृति, जैसे सावयव सिद्धांत, यानी कि इसको राज्य को एक शरीर के अंगों के समान माना गया है, जो भी उसके अंग इसके जुड़े हुए हैं, ये सावयव सिद्धांत है। ठीक है, इसके जो समर्थक हैं जो प्रकृतिवाद, जैसे कि प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, रूसो हैं, हॉब्स हैं, सिसरो हैं। ठीक है, पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत, यानी सत्ता को माने, राज्य क्या है, सर्वोच्च है, जैसे प्लेटो और अरस्तु मानते हैं। एक है आदर्शवादी सिद्धांत, यानी राज्य एक नैतिक संस्था है, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है राज्य। ठीक है, इसको मानने वाले हेगल, प्लेटो, ग्रीन, कांट, ब्रेंटले। ठीक है, तो ये आदर्शवादी सिद्धांत हैं। अब पढ़ेंगे हम अधिकार। अधिकार क्या है, देखिए समाज में व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यक हो एवं समाज उसे क्या दे दे, मान्यता दे, राज्य उसे क्या करें, लागू करें, उसे कहते हैं अधिकार। लॉस्की ने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं इनके व्यक्तित्व के विकास में अधिकारों का बड़ा महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते तो वह जीवन का सर्वोच्च स्तर प्राप्त नहीं करता, ऐसा लॉस्की ने कहा है। अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अधिकार व्यक्ति की मांग होती हैं, अधिकार केवल समाज में संभव होते हैं, राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है, राज्य सिर्फ इस अधिकारों को लागू करता है। और अधिकार गतिशील होते हैं, अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो ये अधिकार की विशेषताएं। अधिकारों के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे किसी को नागरिक अधिकार
राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, कानूनी अधिकार और न्यायिक अधिकार, इनके अनुच्छेद आप संविधान में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपको बता दें कि नागरिक अधिकार, जिन्हें देश की नागरिकता प्राप्त है उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। जैसे आप भाग 3 में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 पढ़ेंगे। राजनीतिक अधिकार क्या है? जैसे आप वोट देते हैं, मताधिकार 326, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है आपको 325, सरकार का विरोध भी प्रकट कर सकते हैं, यानी कि आपको स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति है बोलने की, ठीक है। और समाज में सामाजिक व आर्थिक अधिकार, ठीक है। और धार्मिक अधिकार भाग आप 3 में पढ़ेंगे, जैसे 25 और 28 संबंधित हैं, 29 और 30 भी धार्मिक से ही थोड़ा रिलेटेड है, ध्यान रखना। और कानूनी, जैसे विधायिका द्वारा जो विधि बनाकर अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो कानूनी अधिकार बन जाते हैं। और न्यायिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि आप 32 और 226 में देखते हैं रीट वाला, रीट जारी करना, तो ये क्या है? नागरिक न्यायिक अधिकार है, ठीक है। अब कुछ अधिकारों के सिद्धांत हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया? तो ये समर्थक ध्यान रखना, हॉब्स है, जॉन है, लॉक है, रूसो, वोल्टेयर, दिद्रो, ब्लैक स्टोन, ठीक है। और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं बेंथम, हॉब्स, सालमंड और हॉलैंड। और ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं मैकाइवर, ब्रक, सर हेनरी मैन ब्रगेस। और कल्याणकारी सिद्धांत के समर्थक हैं बेंथम, लॉस्की, मिल्ड, राको, याउंट। और मार्क्सवादी सिद्धांत के कार्ल मार्क्स। और नैतिकवादी सिद्धांतों अधिकारों के जो सिद्धांतों के जो पक्षधर हैं वो है ग्रीन, कांट, ब्रेंटले, हिगल। ध्यान रखना, ये समर्थक से सीधा क्वेश्चन बनेगा, डीपली नहीं क्वेश्चन जाएगा, इसमें कन्फर्म है, ठीक है। अब देखिए, जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है ये राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, इसके प्रतिपादक सोफिस्ट हैं, ठीक है। हॉब्स ने क्या कहा कि जीवन का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, राज्य का शासक यदि पशु के समान है तो भी वो इन अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता। जॉन लॉक ने कहा यदि कोई शासक जनता के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो जनता को उस शासक के विरुद्ध क्या करना चाहिए? विद्रोह करना चाहिए, ऐसा जॉन लॉक ने कहा। यानी कि जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को भी प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। और कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, यानी अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य ने बनाए हैं, उसे कहते हैं कानूनी अधिकार। बेंथम ने क्या कहा? अधिकार कानूनों की कृति हैं। बेंथम ने कहा कि विधि या कानून से पूर्व, कानून के बाद और कानून के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं हो सकता, है ना। और अगला है ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत। इसमें एडवर्ड ब्रक ने कहा कि फ्रांस की क्रांति का कारण ही सम्राट द्वारा परंपरागत अधिकारों को स्वीकार नहीं करने से हुआ। यानी ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? परंपरागत रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। और मैकाइवर क्या कहते हैं? अधिकार युगों पुरानी एक प्रथा को वैधानिक रूप स्वीकार करना ही क्या है, ठीक है। ये ऐतिहासिक सिद्धांत है। और कल्याणकारी सिद्धांत क्या है? अधिकार समाज की देन है। लॉस्की ने क्या कहा? मेरे अधिकार कभी समाज के विरुद्ध नहीं हो सकते, ठीक है। और आपको ध्यान रखना, जो उपयोगितावाद के जो विचारक हैं उन्होंने भी अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांतों के क्या हैं? पक्षधर हैं, समर्थक हैं। और मार्क्सवादी, ये अधिकार सर्वहारा वर्ग, जो मजदूर वर्ग होते हैं उनके लिए होना चाहिए। पूंजीवाद को हटाकर सर्वहारा को स्थापित करना, साम्यवाद को स्थापित करना, ठीक है। और नैतिक अधिकारों का सिद्धांत का अर्थ ग्रीन ने लिखा है, ये आवश्यक है कि अधिकार नैतिक दृष्टि की क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, ये ऐसा ग्रीन ने कहा। अब हम पढ़ते हैं न्याय। न्याय क्या है? देखिए, न्याय जस्टिस लैटिन भाषा के जुगोर से बना है, अर्थ है बांधना या जोड़ना। न्याय के आधारभूत तत्व क्या है जिसके बिना न्याय संभव नहीं है? जैसे आप सत्य बोलना, मूल्य, स्वतंत्रता, प्रकृति के प्रति सम्मान। जो विधि के शासन को पालन करता है वही तो न्याय है, जो विधि के शासन का पालन ही नहीं करता वो कैसा न्याय, ठीक है। अब कुछ न्याय के सिद्धांत देखिए। अब न्याय के सिद्धांत में जैसे अनुग्रह, अनुग्रह का सिद्धांत, अनुग्रह पर आधारित। जैसे अनुग्रह पर आधारित कैसे? जैसे ईश्वरीय व देवीय को ये स्वीकार करते हैं, परंपराओं पर आधारित है। और बाजारी सिद्धांत क्या है? समाज में विशेष गुण होने पर सम्मान व पुरस्कार की व्यवस्था। और मानव कल्याणकारी सिद्धांत क्या है? न्याय हमेशा क्या होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। अब न्याय के प्रकार देखिए, एक होता है नैतिक न्याय, एक कानूनी न्याय, एक राजनीतिक न्याय, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय। नैतिक न्याय क्या है? जैसे आदर्शवादी धारणा, मानव का सदा सत्य बोलना, करुणा, उदारता, स्वतंत्रता, ये है नैतिक न्याय। और कानूनी न्याय, न्याय की उत्पत्ति राज्य से मानी जाती है और उल्लंघन होने पर राज्य से दंड दे सकता है, ये कानूनी न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? जैसे समानता पर आधारित शासन प्रणाली, जैसे शासन साधन, इसके साधन भी हैं जैसे राजनीतिक न्याय में, जैसे मताधिकार है, ठीक है। हम अपने जो लोकप्रिय नेता को चुन सकते हैं, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और सामाजिक न्याय क्या है? समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, ठीक है। जॉन रॉल्स ने इस न्याय को अधिक महत्व दिया है, जॉन रॉल्स ने, ध्यान रखना, सामाजिक वाले। और आर्थिक न्याय में क्या है? आर्थिक
विषमता का दूर करना, यानी गरीबी और अमीरी के भेदभाव को कम करना। अब देखिए न्याय के सिद्धांतों का भी कालक्रम है, ठीक है। जैसे प्राचीन और यूनानी काल में आप देखें तो इन काल के विचारों के अलग अलग मत थे। जैसे परंपरावादी न्याय के समर्थक ये मानते थे कि समाज में न्याय की स्थापना, जैसे सत्य बोलना, अपने कार्य क्षेत्र में क्या करना, कार्य करना। लेकिन कुछ क्रांतिकारी विचारक न्याय में शक्तिशाली व्यक्तियों का हित होगा ऐसा मानते हैं। कुछ व्यवहारवादी विचारक थे जो समाज में संतुलन स्थापित करने पर बल देते थे, जैसे प्लेटो और अरस्तु, ठीक है। तो यूनानी विचारकों में प्लेटो के विचार न्याय के संबंध में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो प्लेटो के जो अपनी पुस्तक है मीनो किताब में न्याय के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया, ये इंपॉर्टेंट है, दकिया सीन शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और न्याय के विचार दिए इन्होंने रिपब्लिक पुस्तक में, ठीक है। दो रूप स्वीकार करते हैं, एक तो व्यक्तिगत व सामाजिक, एक राज्य से संबंधित। देखिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति जितना सद्गुणी होगा वो उतना ही न्याय करने में सक्षम होगा। इसने समाज में 3 वर्ग बता दिए, जैसे बुद्धि यानी कि शासक वर्ग, शौर्य यानी कि सैनिक वर्ग, और तृष्णा या इच्छा यानी कि उत्पादन वर्ग। तो प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के लिए निर्धारित गुणों के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति के कार्य प्रदान किए गए हैं एवं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में रहकर ही कर्तव्यों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो राज्य व व्यक्ति दोनों के लिए क्या होगा, अनिष्ट कर्मी होगा, अन्याय हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटो न्याय में नैतिकता स्वीकार करते हैं, ये देखने से हमें स्पष्ट हो गए, एवं कानूनी प्रावधानों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी एथिक्स, इसमें न्याय के इसने 2 प्रकार, एक तो पूर्ण न्याय, एक विशेष न्याय। पूर्ण न्याय क्या है? अरस्तु ने इस सिद्धांत में प्लेटो के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए न्याय का आधार संपूर्ण सद्गुण को माना है, लेकिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति से पूरी दुनिया से प्रेम करे ये संभव नहीं है साहब। और विशेष न्याय में कहा कि अरस्तु ने विशेष न्याय को 2 भागों में बांटा, पहला वितरणात्मक और एक है सुधारात्मक, यानी कि संसाधनों का वितरण हो सही प्रकार से, और इसका आधार क्या रखा, योग्यता है और योगदान है, जैसे विधायिका में आप देखेंगे। और ये वितरणात्मक रेखा गणित के अनुसार है। और सुधारात्मक में क्या है, अपराधियों से संबंधित, अपराध में न्याय समानता पर आधारित, और जैसे आप न्यायपालिका में देखते हैं, और इसका निर्धारण अंक गणित के द्वारा हो, ठीक है। तो अरस्तु को शक्ति पृथक्करण का आरंभ करता माना जाता है, ये देखने से हमें स्पष्ट होता है। और मध्यकाल में न्याय का सिद्धांत, जैसे कि चर्च एवं राज्य के मध्य श्रेष्ठता को लेकर टक्कर हो गई, ठीक है, कि भाई कौन श्रेष्ठ है। तो चर्च के समर्थक हैं सर ग्रेगरी फर्स्ट, संत थॉमस एक्विनास, संत आगस्ट, ठीक है। तो एक्विनास ने न्याय में समानता को मूल तत्व माना, किसको, समानता को, एवं न्याय की व्यवस्था समानता पर आधारित हो। और संत आगस्ट ने अपनी बुक लिखी द सिटी ऑफ गॉड में लिखा कि ऐसा राज्य जहाँ पोप की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है ना, वो राज्य क्या है, चोर है, ठीक है। और राज्य के जो समर्थक हैं वो हैं एलिद्रा, मैकियावेली, पादुआ और दांते। तो आधुनिक काल में न्याय के सिद्धांत में न्याय का संबंध संसाधनों के वितरण से है। आज हम आधुनिक काल में बात करें, डेविड ह्यूम क्या कहते हैं, न्याय का स्रोत सार्वजनिक उपयोगिता है और न्याय का अर्थ नियमों का उचित क्या हो, पालन हो। बेंथम के अनुसार न्याय का अर्थ अधिकतम लोगों का क्या हो, अधिकतम कल्याण हो। और जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत उसने अपनी बुक की थ्योरी ऑफ जस्टिस में, इसमें जॉन लॉक वो कांट की सत्ता को स्वीकार किया एवं जॉन लॉक से प्राकृतिक अवस्था एवं सामाजिक समझौते को स्वीकार किया, जबकि कांट के नैतिकवाद को स्वीकार किया। तो जॉन रॉल्स ने न्याय का संबंध संसाधनों के वितरण को मानता है, और इन्होंने अपने सिद्धांतों में व्यक्ति की गरिमा को क्या बनाया, केंद्र बिंदु बनाया। अब देखिए, एक होता है प्रगति, एक होता है आरक्षण। प्रगति यानी योग्यता और दक्षता के अनुसार, आरक्षण किसे मिलता है, हीनतम का कल्याण करने के लिए। अगर इनका समन्वय हो जाए तो वो न्याय होगा, यानी सबका हित होगा, सबका विकास होगा। तो जॉन रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। इनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति को छल कपट भौतिकता से दूर होकर विवेकशील व नैतिकता के आधार पर उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। अब न्याय का उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया, बेंथम मिल इसके समर्थक हैं। इनका अर्थ है कि अधिकतम लोगों का क्या हो, अधिकतम कल्याण हो। अब है मार्क्सवादी सिद्धांत, इसके समर्थक हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा था कि न्याय से हम बहुत दूर हैं। इन्होंने आर्थिक न्याय पर ज़्यादा बल दिया था, ये ध्यान रखना। अब कुछ भारतीय चिंतक न्याय के संबंध में प्लेटो की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष गुण के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो अन्याय की स्थिति होगी। तो भारतीय विचारकों ने सामाजिक व राजनीतिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय पर क्या दिया, बल दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं समानता को लेकर।
देखिए, समानता से तात्पर्य क्या है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। एक व्यक्ति में व्यक्तित्व के विकास हेतु सभी को क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। तो अरस्तु ने दी पॉलिटिक्स में लिखा कि घर, समाज एवं राज्य में विषमता ही विषमता, यानी कि जिसको समानता न मिले, वो विद्रोह का मूल कारण है। और रूसो ने कहा कि सकारात्मक समानता पर बल देते हैं एवं आरक्षण व्यवस्था को सही मानते हैं। इन्होंने असमानता को दो प्रकार बता दी। एक तो है प्राकृतिक असमानता, एक है परंपरागत या मानवीय असमानता। प्राकृतिक असमानता कैसे? जैसे कि बल है, बुद्धि है, रंग है, सौंदर्य है, स्वास्थ्य है। इसे स्वस्थ समान असमानता का मूल कारण तो हम नहीं मान सकते, लेकिन जो परंपरागत और मानवीय असमानता है, जैसे आप धन, संपदा, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, इन्हें ही रूसो समाज में असमानता का मूल कारण समझते हैं एवं समाप्त करने पर बल दिया। एवं प्राकृतिक असमानताओं को स्थापित करने पर भी क्या देते हैं? ये बल देते हैं। तो कुछ समानता के आधारभूत तत्व हैं, जैसे सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार करो, सभी को सम्मान अवसर दो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सम्मान अवसर भी दो, और समाज एवं राज्य में विशेष अधिकारों का क्या हो? अभाव हो। ठीक है, और समाज में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव ना हो। तो समानता के भी प्रकार हैं, जैसे एक है प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, कानूनी नागरिक समानता। प्राकृतिक समानता के समर्थक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, सिसरो, पॉलिथियन। ठीक है, पॉलीबियस। ये असमानता को क्या मानते हैं? कृत्रिम मानते हैं। जबकि सामाजिक समानता में आप समाज में जाति, धर्म, लिंग, वंश, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता वाला मानते हैं कि गरीब व अमीर के मध्य विषमता दूर हो। और राजनीतिक समानता में आप वैश्य मताधिकार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कानूनी समानता यानी कि विधि के समान समक्ष सब समान है, यानी समानता का भाव। समानता के संबंध में कुछ विचार हैं, जैसे प्लेटो ने लैंगिक समानता पर बल दिया एवं स्त्रियों को भी समान अवसर मिलने पर क्या दिया? बल दिया। और इन्होंने मूल कारण बताया कि लैंगिक असमानता क्यों होती, क्योंकि पितृसत्तात्मक एवं स्थायी विवाह को बता दिया इन्होंने। अरस्तु ने पुस्तक लिखी थी एथिक्स, और इन्होंने कहा कि आनुपातिक समानता पर बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया बल। राज्य व समाज में विषमता विद्रोह का क्या है? मूल कारण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि प्रकृति ने प्रत्येक इंसान को एक विशेष गुण दिया है एवं उसी के तहत उसे कार्य करना चाहिए, अर्थात शासक व शासित वर्गों को अपने कर्तव्यों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। इस पर बल दिया। आनुपातिक समानता का अर्थ यह है कि अगर सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार करो और असम्मान के साथ आप असम्मान व्यवहार करो। ठीक है, तो कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं, तो कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं। अब बात करते हैं रूसो की, तो ये कानूनी समानता पर बल देते हैं, आरक्षण व सकारात्मक समानता के पक्षधर थे। मानव जनित विषमता ही असमानता का मूल कारण बताया रूसो ने। ध्यान रखना, मानव जनित, इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति व पद प्रतिष्ठा समाज में नहीं होनी चाहिए, ऐसा रूसो ने कहा। फिर आता है डी टाक मिले। इन्होंने स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक न होकर विरोधी हैं। स्वतंत्रता जब दरवाजे से आती है तो समानता खिड़की से निकल जाती है, ऐसा डी टॉक मिले ने कहा। लोकतंत्र में यदि समानता पर बल दिया गया तो स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। विश्व को समानता को लेकर घोषणा पत्र सबसे पहले अमेरिका ने जारी किया था, जो कि हमने अमेरिका की क्रांति पढ़ी तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा। बार्कर ने क्या कहा कि समानता एक बहुरूपी के समान है जो बहुत जल्दी अपने रूप में परिवर्तन कर देती है। बार्कर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि अधिकारों के संबंध में जो विशेष सुविधा दूसरों को प्राप्त हुई है वो मुझे भी मिले, लेकिन जो मुझे विशेष सुविधा मिली है वो दूसरों को ना मिले, ऐसा बार्कर ने कहा। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता। क्या है स्वतंत्रता? देखिए, जॉन लॉक, कानून के बिना स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। और लॉस्की ने कहा स्वतंत्रता ही अधिकारों का क्या है? उत्पाद। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द लिबर से बना है। इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात न्यूनतम प्रतिबंधनों में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का क्या करें? विकास कर सके। स्वतंत्रता के प्रकार एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। इसमें देखिए, बंधनों का पूर्णतः अभाव होता है। राज्य केवल मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। राज्य के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी से स्वतंत्रताओं पर क्या लगता है? प्रतिबंध लगता है। मानव के विकास में खुली प्रतियोगिता सिद्धांत इसमें क्या होती है? हितकर होती हैं, और योग्यतम ही हितकर हैं। और इसके समर्थक हैं रूसो, कांट, हीगल, बोसंके। जबकि जो आप पढ़ते हैं
नकारात्मक, ये युक्ति युक्त बंधन होने चाहिए। आप बिल्कुल स्वतंत्रता दे दोगे तो व्यक्ति कुछ भी कर लेंगे, तो राज्य की सत्ता भी प्रभावी होती है। इसमें राज्य के बिना स्वतंत्रताओं का प्रयोग करना भी संभव नहीं होता है और वंचित वर्गों हेतु विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसके समर्थक है बेंथम, मिल, हर्बर्ट। ठीक है, तो वर्तमान युग में कौन सी स्वतंत्रता है उचित नहीं है? नकारात्मक स्वतंत्रता उचित नहीं है, क्योंकि सभ्य समाज में कोई भी असीमित स्वतंत्रताओं का प्रयोग नहीं कर सकता। सभ्य समाज में स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक हैं, अन्यथा वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब देखिए स्वतंत्रता से संबंधित कुछ विचार हैं, जैसे एडम स्मिथ ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यापार वाणिज्य के संबंध में राज्य के द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए एवं राज्य को किसी भी नागरिक के आर्थिक आधार पर कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। अतः स्मिथ आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन लॉक, देखिए जॉन लॉक ने राज्य के व्यक्तित्व के लिए 3 आवश्यकताओं पर बल दिया: जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सिद्धांत ध्यान रखना, इनको आवश्यक माना एवं इनके संरक्षण हेतु राज्य नामक संगठन की स्थापना पर बल दिया। राज्य को इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि राज्य ऐसा करता है तो जनता को इसके विरुद्ध क्या करना चाहिए? विद्रोह करना चाहिए। जॉन लॉक राज्य को केवल ट्रस्टी मानता है, मालिक नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है? पक्षधर है। हर्बर्ट स्पेंसर ये नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। इनका भी मानना था कि समाज में आरक्षण व्यवस्था को कमजोर बताता है, राज्य की भूमिका केवल सहयोग की होनी चाहिए, न कि हस्तक्षेप। इन्होंने राज्य को स्टॉक एक्सचेंज के समान बताया, स्टॉक एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अपांग लोगों को पहाड़ के नीचे फेंक देना चाहिए, ये समाज में भीड़ के अलावा और तो कुछ है नहीं। ठीक है, इनकी बुक है मैन वीएस स्टेट। ठीक है, और जेस मिल ने बुक लिखी ऑन लिबर्टी। मिल ने वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, तो ये ध्यान रखना इतना। ठीक है, और कहा कि राज्य को इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, न ही इन स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करना चाहिए। मिल ने पागल व संत की लोगों को वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने पर भी क्या दिया? बल दिया, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए कार्यों की स्वतंत्रता, जैसे एक सविशेष होता है, एक परविषयक होता है। इसमें स्वतंत्रताएं होती हैं जिसमें व्यक्ति दूसरों को कभी प्रभावित नहीं करता। 3 परिस्थितियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है: कर्तव्य पालन, जीवन रक्षा, राज्य की सुरक्षा। इसको कहते हैं हानि का सिद्धांत। ठीक है, प्रविषयक में क्या है? इसमें यदि कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है तो उन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यह है प्रविषयक। अब देखिए बेंथम और मोंटेस्क्यू, देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं। व्यक्ति को अपने सुख की प्राप्ति हेतु जो आवश्यक है वो करने में स्वतंत्र होना चाहिए, जबकि मोंटेस्क्यू कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर, राज्य को कभी भी निरकुश नहीं होना चाहिए। इन्होंने बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज और द्विशक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, किसने? मोंटेस्क्यू ने। अब देखिए स्वतंत्रता के प्रकार: नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के जो बाधक तत्व यानी कि रूढ़िवादी समाज, ठीक है, अशिक्षा व बेरोजगारी, ठीक है, कानूनी परामर्श में अत्यधिक देरी, कार्यपालिका की मनमर्जी, संविधान व कानूनों के प्रति जागरूकता का अभाव, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप, ये सब बाधक तत्व हैं। ठीक है, अब देखिए शक्ति क्या है? देखिए व्यक्ति को अपने समस्त प्रकार के जो निर्णय के संबंध में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं कर्तव्य पालन के संबंध में जो अधिकार प्रदान किया जाता है उसे शक्ति कहते हैं। तो प्राचीन काल में शक्ति का संबंध सैनिक शक्ति से समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो भारतीय दर्शन में भी कौटिल्य, मनु व शुक्र ने भी शक्ति को स्पष्ट किया, लेकिन शक्ति की विस्तृत व्याख्या की थी लॉसवेल ने। किसने? लॉसवेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बुक है पावर एंड सोसाइटी। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट बायरस्टेड ने शक्ति बल प्रयोग की एक योग्यता है, न कि उसकी वास्तविक प्रयोग है। और मैकाइवर ने क्या कहा कि मैकाइवर ने कहा कि शक्ति व्यक्तियों को अपने व्यवहार से किसी नियंत्रित या विनियंत्रित करने की क्या है? योग्यता। और फ्रेडरिक ने कहा मानवीय संबंध ही शक्ति की क्या है? योग्यता है। एक होता है प्रभाव, एक होता है बल। देखिए इसमें क्या अंतर होता है? देखिए प्रभाव अमूर्त होता है जबकि बल मूर्त होता है। कम दमनकारी होता है, ये अधिक दमनकारी होता है। ये विस्तृत होता है, ये संकीर्ण होता है। ये अधिक व्यापक होता है, ये कम व्यापक होता है। ये मानसिक होता है, ये शारीरिक होता है। ये फर्क है प्रभाव और बल में। अब देखिए शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं जिससे आपको शक्ति मिले। ठीक है, शक्ति प्लस वैधता से बनती है सत्ता, जैसे नौकरी है, राजनीतिक पद है, कोई भी।
देखिए सत्ता जो है वर्तमान दृष्टिकोण में शक्ति प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका व्यक्तियों को सत्ता प्राप्त कर लेने से है। अर्थात वो कानून या जनता की सहमति से कोई पद प्राप्त करता है उसे कहते हैं सत्ता। तो सत्ता मिल गई, शक्ति मिल गई। ज्ञान, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है जैसे मनमोहन सिंह, ठीक है, या आईएएस ऑफिसर ये, और उपलब्धियाँ जैसे सचिन तेंदुलकर, क्या था, किस क्षेत्र में उपलब्धियाँ थी, खेल के क्षेत्र में, लेकिन उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो किसके पास क्या आ गई, शक्तियाँ आ गई। परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जैसे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री था लेकिन वो पीएम बन गया, तो ये परिस्थितियाँ हैं। संगठन भी होना चाहिए। विश्वास व विचार और कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो शक्ति प्राप्ति में यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाए तो भी उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आप पूरा समर्पित होकर करेंगे तो आप जरूर लग जाएंगे। अब देखिए सत्ता, देखिए सत्ता या प्राधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देने की योग्यता से। यदि किसी शक्ति को कानून या अथवा जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह सत्ता की प्राप्ति मानी जाए। जैसे ये शक्ति है और ये जनता है, ये कानून है, स्रोत भले कोई हो लेकिन आपको क्या मिलेगी, सत्ता मिलेगी। यानी कि शक्ति प्लस वेदता से आपको क्या मिली, सत्ता मिली। यानी कि इस प्रकार यदि शक्ति को वेदता प्राप्त हो जाती है तो सत्ता की भी प्राप्ति हो जाती है। हेनरी फोर्ड ने कहा कि आदेश देने की योग्यता ही क्या है, सत्ता है। हर्बर्ट साइमन क्या कहता है, कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है जिसके द्वारा दूसरों के कार्य को निर्देशित किया जा सके एवं सत्ता में उच्चतर एवं अधीनस्थ का भय पाया जाए, तो ये क्या है, सत्ता है। पीटरसन ने क्या कहा कि सत्ता आदेश देने एवं उनका पालन करवाने के अधिकार को ही सत्ता कहा है। और मैक्स वेबर ने कहा पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, तार्किक सत्ता। पारंपरिक सत्ता जैसे राजा देवी सिद्धांत, ठीक है। करिश्माई सत्ता जैसे नरेंद्र मोदी का भाषण, ठीक है। तार्किक वैधानिक सत्ता जैसे आईएएस और आईपीएस। अब सत्ता में आदेश पालन के कुछ आधार हैं जैसे विश्वास, विश्वास बहुत बड़ा है। जैसे मैकावे ने कहा विश्वास को शासन का क्या कहा, जादूगर कहा। एक रूपता या पद सोपान, यानी कि आदेशों की पालना उचित होनी चाहिए पद सोपान के अनुसार। कार्रवाई, कई बार आदेशों का पालन नहीं होता है तो हमें दबावपूर्ण ढंग से कार्य को पालन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कार्रवाई, तो ये आधार थे। अब देखिए सत्ता के पालन या आदेशों के पालन में बाधक तत्व भी होते हैं। जैसे कुछ संगठन आ जाते हैं सामने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे मानव अधिकार है, नैतिकता है, परंपराएं हैं, धार्मिक विश्वास है, दबाव समूह है, ये विभिन्न प्रकार के नियम और संविधान, ये सब क्या है, सत्ता के पालन या आदेशों के पालन में कुछ बाधक तत्व हैं। अब है वेदता, वेदता या हम कह सकते हैं औचित्यपूर्णता। देखिए जब कोई कानून या जनता के द्वारा सहमति प्रदान की जाती है तो व्यक्ति की शक्ति को मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उससे सत्ता की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्ता की प्राप्ति होगी यानी वेदता। और वेदता के दो प्रकार हैं, यानी आप वेदता कैसे प्राप्त करें, एक तो तथ्य वेदता यानी कि आप जबरदस्ती जैसे तालिबानी लोगों ने किया, और एक होता है विधिक या कानून के अनुसार, ठीक है। तो जनता द्वारा किसी शासन या शासन को स्वीकृति प्रदान एवं अपने ऊपर शासन करना या अधिकार प्रदान करना भी एक क्या है, वेदता है। तो भारत में संप्रभुता की प्राप्ति कैसे हुई, विधिक संप्रभुता। लेकिन तालिबानी कैसे, तथ्य जबरदस्ती उन्होंने सत्ता हासिल की, है ना, तो वो वेदता है, ठीक है। जीन ब्लांडेल ने क्या कहा, जनता द्वारा किसी भी शासन को बिना शंका के स्वीकार करना वेदता है। और लिपसेट ने कहा कि जनता का विश्वास एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो समाज के लिए उपयुक्त समझी जाती है। और कुहन अल्फ्रेड ने कहा कि वेदता एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें शासकों एवं शासितों के मध्य किया गया क्या है, एक समझौता है एवं जिसमें शासन वर्ग स्वीकार कर ले, तो ये समझौता। तो ऐसे कीवर्ड याद करके आप उसको याद कर सकते हैं। अब कुछ वेदता के स्रोत हैं, आपको वेदता कैसे मिलेगी, जैसे कानून या संविधान के द्वारा, जैसे प्रशासनिक सेवा है, आप आईएएस की तैयारी करो आपको वेदता मिल जाएगी। जैसे परंपराएं, जैसे चुनाव के वक्त नेताओं का मंदिरों व दलितों के घर जाना या दलितों के वहाँ खाना खाना जब चुनाव नज़दीक आए, तो ये भी है। और करिश्माएं जैसे नरेंद्र मोदी का भाषण है। विचारधारा जैसे चमकता भारत अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ठीक है। अच्छा, विविधता पर संकट, संकट कैसे आएगा, देखिए व्यक्ति या शासक नई परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाए, ठीक है। पुराना व्यक्ति परंपरागत रूढ़िवादी और नई परिस्थितियाँ आ जाए तो समायोजन न करने पर विविधता पर संकट आ जाता है। जैसे नवीन संस्थाओं के उदय से परंपरागत संस्थाएं न संकट में आ जाएगी। प्रभाव में कमी, यानी व्यक्ति या संस्थाओं के प्रभाव में कमी, ठीक है। और विविधता को बनाए रखने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, देखिए परंपराओं का आदर करना चाहिए, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करना चाहिए, कुशल नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, विधि के शासन को मान्यता मिलनी चाहिए और सहमति पर आधारित शासन होना चाहिए। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। देखिए राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, देखिए ये काल है यूनानी काल से द्वितीय विश्व युद्ध तक का, ठीक है। इसमें आदर्शवादी, काल्पनिक, दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। ये मूल्यों, आदर्शों, नैतिकता पर क्या देता है, बल देता है। इसका विषय क्षेत्र है राज्य, संस्थाएं, सरकार, सिद्धांत, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि निम्न में से परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, निर्णय प्रक्रिया, सत्ता, शक्ति और राज्य, सरकार, संस्था। तो हमने देखा अभी इसका आंसर होगा द, यानी कि राज्य, संस्थाएं, सरकार, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया, शक्ति, ये सत्ता, ये सब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है।
अब परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र यानी अध्ययन क्या होता है? एक तो होता है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, एक राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, एक राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है, एक राजनीति विज्ञान मानवीय संबंधों का अध्ययन है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसके समर्थक है गार्नर, गेटेल, गुडनाउ, बर्नसली। गार्नर ने क्या कहा कि राजनीति का विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है, हमने पहले पढ़ा। गेलेट ने क्या कहा? राजनीति विज्ञान राज्य का क्या है? अतीत है। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा? राजनीति विज्ञान राज्य के लिए अनिवार्य और इनके विकास से क्या है? संबंधित है। और बर्नसल ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के विज्ञान का क्या है? अध्ययन है। और गुडनाउ ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य की इच्छा के निर्माण, इनकी अभिव्यक्ति एवं इनकी क्रियाविधि से है, यानी कि केंद्र बिंदु साहब क्या है? राज्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन देखिए, जॉन सिले क्या कहते हैं? जिस प्रकार संपत्ति के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र और अंकों के लिए अंकगणित, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन से क्या है? संबंधित है। ये ध्यान रखना। और लिको क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन से संबंधित है। अगला है राजनीति विज्ञान सरकार व राज्य दोनों का अध्ययन है। तो राज्य एवं सरकार एक दूसरे क्या विरोधी न होकर क्या एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आर एन गिलक्रास्ट क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार के सामान्य समस्याओं के अध्ययन से जिसके माध्यम से निराकरण किया जा सके, यानी कि सामान्य समस्याएं, ध्यान रखना। और राज्य और सरकार दोनों, ठीक है। डिमो क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान संबंध राज्य व उसके यंत्र सरकार से, यंत्र सरकार, ठीक है। और राजनीति विज्ञान में मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यानी कि मानव ही राज्य व सरकार को मान्यता प्रदान करता है, ये ऐसे मानते हैं। लॉस्की क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान के अध्ययन में संगठित राज्य के साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन भी आवश्यक है। और गेटेल कहते हैं राजनीति विज्ञान मानव जीवन में राजनीतिक इकाई के संबंध के अध्ययन का, यानी मानव यहाँ पर केंद्र बिंदु है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण के जो समर्थक है अभी हमने पढ़े, गॉर्नर, गेलेट, गुडनाउ, गिलक्रास्ट, गेटेल, इतने तो ग, ठीक है। लॉर्ड एक्टन, डिमोक, लास्की, लिकोक, सीले, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है, कन्फर्म है। राजनीति विज्ञान दर्शन, विचारधाराओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, नियमों, कानूनों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकते हैं ऑप्शन लगाकर, ठीक है। अब परंपरागत दृष्टिकोण की कुछ विधियाँ हैं, जैसे दार्शनिक विधि, पहले आदर्श एवं नियम प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें, ये इसकी खासियत है। एवं उसके बाद उदाहरण, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर आप शिक्षण वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस विधि का प्रयोग देखिए प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में किया, थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में किया। एक है ऐतिहासिक अध्ययन विधि, देखिए इतिहास की घटनाओं को वर्तमान से जोड़कर, ठीक है, आधुनिक काल में लोकप्रिय बनाया इसको माइकल ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। इसके समर्थक हैं मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, जॉन बोंदा और ब्रक। और तुलनात्मक विधि यानी राजनीति विज्ञान की विभिन्न आयामों की तुलना करके, ठीक है, जैसे इसके समर्थक है अरस्तु, मोनाक्ट, लॉर्ड ब्रस, लेकिन जो इसके जनक हैं वो हैं अरस्तु, ठीक है। अच्छा, कानूनी विधि, देखिए कानूनी ढांचा एवं नीतियों का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान में श्रेष्ठता स्थापित करना, जैसे इसके समर्थक हैं विलोबी और टिकविट। लेकिन कुछ इसकी कमियां हैं परंपरागत दृष्टिकोण, वो कौन सी? निश्चित सिद्धांतों का अभाव है साहब, परंपरा पर आधारित है, और भविष्यवाणी का भी अभाव है, अपर्याप्त अध्ययन पद्धति है, मानविकी के पिछड़े विषय के रूप में इसका अध्ययन होता है, और सैद्धांतिक विवेचन पर्याप्त न होने के कारण धरातल पर यह सफल नहीं हो पाई, ये इसकी कमियां हैं। अब पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण का श्रेय अमेरिका के राजनीति विज्ञान के विद्वानों को दिया जाता है। इसमें विशेष रूप से शिकागो विश्वविद्यालय एवं मनोविज्ञान का प्रभाव भी इसमें महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स मैरियन ने राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ अंतःसंबद्ध किया, और अंतःसंबद्ध करके राजनीति विज्ञान में तार्किकता, अनुभववाद, व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय पद्धतियों से अध्ययन की शुरुआत करी, जिससे राजनीति विज्ञान का क्या बढ़ा? दायरा बढ़ा। तभी हम आते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो मनोवैज्ञानिक थे कुर्ट लेविन और प्रोफेसर फ्रांसिस लिंकन ने राजनीति विज्ञान को जन साधारण से जोड़ने का क्या किया? प्रयास किया। इन्होंने राजनीति विज्ञान को सत्य, राज्य एवं सरकार से आगे बढ़ाकर जनता एवं जन समूह में क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया, जिससे राजनीति विज्ञान में तर्क, वितर्क, विनय, सामंजस्य, कूटनीति, शांतिप्रिय एवं दमनकारी गतिविधियों का बड़ा क्षेत्र बढ़ा, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के संबंध में माइकल ऑक्सफोर्ड, राजनीति विज्ञान उस समुद्र की भांति है जिसमें कोई भी व्यक्ति खोता लगा सकता है, जिसमें न तो कोई बंदरगाह है, न तो कोई विश्राम स्थल है, और न ही कोई आरंभिक बिंदु है, और न ही निश्चित लक्ष्य है। इसमें सभी का प्रयास है तैरते रहने से,
समुद्र ही मित्र है और समुद्र ही क्या है, शत्रु है। ऐसा माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, और लॉसवेल ने कहा कि आधुनिक दृष्टि से लॉसवेल को प्रमुख माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एवं शक्ति का विस्तृत अध्ययन लॉसवेल ने किया था, किसका, शक्ति। तो आधुनिक दृष्टिकोण में हम बार बार शक्ति शब्द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शक्ति शब्द। जैसे राजनीति विज्ञान में शक्ति के संग्रह एवं शक्ति की साझेदारी का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में प्रभाव एवं प्रभावी का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान नीति का विज्ञान है। ये सब लॉसवेल के ध्यान रखना। मॉर्गेथम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का अध्ययन क्या है, राजनीति विज्ञान है। और बेकर कहते हैं राजनीति विज्ञान में शक्ति को पृथक नहीं किया जा सकता, यह अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। और डेविड स्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद व शक्ति के स्वरूप पर क्या दिया, बल दिया। अब देखिए आधुनिक दृष्टिकोण से जो संबंधित हैं, जैसे गैटलिन है, लॉसवेल है, मॉर्गेनथाउ है, बेकर है, डेविड स्टन है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण का जो अध्ययन क्षेत्र है, इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो है, देखिए शक्ति का अध्ययन, नीति निर्माण का अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया अध्ययन, मानव व्यवहार मानव क्रियाओं का अध्ययन, अंत अनुसंधान संबंधात्मक का अध्ययन, अन्य विषयों के साथ अंत संबंधात्मक का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाओं या सिद्धांतों के स्थान पर इनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब देखिए जो आप आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ते हैं, इसमें संस्थाओं का गठन कैसे हुआ, वो संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ इसकी विशेषताएं हैं। देखिए परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र अधिक व्यापक है, उदारवादी हो गया, और इस समय अन्य विषयों के साथ समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्र के साथ अंतः संबंध स्थापित हो गया। मूल्यों एवं नैतिकता के स्थान पर तर्क वितर्क एवं घटनाओं के आधार पर अध्ययन क्षेत्र बढ़ा दिया गया, जिससे राजनीति विज्ञान में शोध व सर्वेक्षण का दायरा भी बढ़ा एवं वर्तमान परिस्थितियों एवं वास्तविकता को प्रकट करने वाली अवधारणा को अध्ययन का आधार बनाया गया। वैज्ञानिकता, देखिए आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटियों पर कसकर उसका अध्ययन करते थे, जिससे राजनीति विज्ञान में नई परिस्थितियां, नई तकनीकों का प्रभाव बढ़ा। एक है मूल्य विहीनता, देखिए परंपरागत समर्थक मूल्यों और नैतिकता पर बल देते थे, जबकि इनका प्रयास वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का क्या करना, निर्माण करना। व्यवहारवाद, देखिए व्यवहारवाद आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहार परक अध्ययन पर बल दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते थे कि यथार्थ की परिस्थितियों व प्रक्रियाओं को समझने में आदर्श के स्थान पर व्यवहारिक राजनीति का होना अति आवश्यक है। अनुभववाद के स्थान पर व्यवहारवाद पर बल दिया और स्वायत्ता एवं विकास के प्रति जागरूकता बढ़ी। देखिए हमें ये जल्दी इसलिए करना पड़ा क्योंकि समय का अभाव है, मुझे जितना जल्दी है वो करना पड़ा, ठीक है। आप अगर 2-3 बार अगर ये वीडियो देखेंगे और इसको नोट करेंगे अपने हाथों से तो ये याद हो पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है और इसे लगभग बच्चे छोड़ देते हैं। और इसी से आप समझ लीजिए अगर आपका ये कवर हो गया तो आपका नाम मेरिट में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो छोड़ते हैं वही आपको पढ़ना है, क्योंकि सामान्य विषय तो सबके क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, वे उसमें स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे विषय हैं जो कोई याद नहीं करता, इसको छोड़ देते हैं ज़्यादातर। अगर आप नहीं छोड़ेंगे इसे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा पीडीएफ बड़ा नहीं है, अगर इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।